हेलो फ्रेंड। ये बिहार दरोगा का बुक है। मैं ये बुक पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है हमें। और तो मैंने सोचा ये मैं क्यों ना अच्छी तरह से यूट्यूब पे डाल दूँ। तो ये बुक का बहुत बड़ा खासियत ये है कि नीचे में देखिए लिखा हुआ होगा, किताब की खासियत विषयवार प्रश्नों का संग्रह और टॉपिक से संबंधित सभी जानकारी। ठीक है, इससे इतना सारे रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि इससे अलावा किसी और को भी पूछ नहीं सकते। तो पी वाई क्वेश्चन विषय वार डिटेल सॉल्यूशन है बुक का। तो हमें बहुत अच्छा लगता है बुक पढ़ने में। तो चलिए मैं भारत का भूगोल आज पूरा देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे भारत का भूगोल। और कहने का हो गया कि भारत का भूगोल मैंने 1 से 10 तक मैंने दूसरे वीडियो में कराया है, तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से है। और आज से मैं शुरू से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये पूरा पेज देखूंगा। 38 पेज है के आसपास है। मैं पूरा पेज आज देखूंगा और पूरे आप वीडियो को बार बार देखेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो चलिए, भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल ये क्वेश्चन देखिए, 23/8/2008 को पूछा गया है। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, सतलज, चिनाब और रावी सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास पोखरचू में हुआ था। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी सिंधु है। सबसे लंबी ब्रह्मपुत्रा है, 2900 किलोमीटर है। ये दोनों को किलोमीटर में देखेंगे तो आसपास ही है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्रा का है, सिंधु नदी का 2880 है। ये ध्यान रखेंगे। लेकिन सिंधु भारत में लगभग 1134 किलोमीटर बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। भारत में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब और रावी, अब्यास, सतलज हैं। भारत में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलज हैं। सिंधु नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियां स्योंक नदी, गिलगित नदी, काबुल नदी, खुर्रम नदी, गोमल नदी है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी है। और इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता इंडस वैली कहलाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाता है। सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाता है। रावी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। रावी नदी है जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। और कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। सिंधु जल समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच? 1960 में हुआ था। यह विश्व बैंक में मध्यस्थता में हुआ था। इस समझौते के अनुसार नीचे के 3 नदियों पर भारत को अधिकार दिया गया, सतलज, ब्यास और रावी। तो इसका देखेंगे, जो बोलते हैं ना शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक हो गया सब्र। एस से हो गया सतलज, बी से हो गया ब्यास, आर से हो गया रावी। ऊपर इन 3 नदियों पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया। तो पाकिस्तान का चेनाब, झेलम और इंडस। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है CJI। तो सी से हो गया चेनाब, जे से हो गया झेलम, आई से हो गया इंडस। इंडस कौन नदी को बोलते हैं? सिंधु नदी को बोलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच प्रमुख विवाद, जम्मू कश्मीर विवाद। भारत एवं पाकिस्तान के बीच प्रमुख विवाद जम्मू कश्मीर विवाद, सरक्रिक विवाद, सिंधु जल समझौता विवाद। ये तीनों हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद हमेशा होते रहता है।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। कौन सा रेखा कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध क्षेत्र से है। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाता है। दूध के उत्पादन में ही तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाता है। क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। दूध क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है। एनडीडीबी द्वारा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुआ था। एनडीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एनडीडीबी का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। श्वेत क्रांति का जनक बर्गिज कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक बर्गिज कुरियन है। विश्व में हरित क्रांति की जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का संबंध खदान के उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खदान के उत्पादन से है। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? बिहार में है। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? बिहार में है। बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु वर्तमान में देश का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है। यह पुल पटना के हाजीपुर से जोड़ता है। इसकी लंबाई 5750 मीटर है। इसके 5750 मीटर है। वर्तमान में भूपेन्द्र हजारिका सेतु राघव साधका सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। यह पुल लोहित नदी पर है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह पुल असम राज्य में स्थित है। वर्तमान में देश का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल अरुणाचल प्रदेश में है। यह दिहांग नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई 6.2 किलोमीटर है। यह पुल दामोक और रोइंग के बीच है। 1 to 10 तक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से करा दिया हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो देख लेंगे वो पहले। और 1 to 10 के बाद वाले क्वेश्चन में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन कराएंगे। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। थोड़ा पिन लगा हुआ है, हटा लेते हैं। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्या है? कौन सा राज्य है? गोवा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का राज्य में 12वां, जबकि राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में 13वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है, जबकि सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है, जबकि सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। ये तो सही है। यहाँ शेखपुरा ही मेरा बिहार पुलिस का सेंटर गया था। अच्छा खासा एग्जाम गया है। अच्छा, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है?
म्यांमार। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? म्यांमार। ओह माय गॉड। म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बंगाल देश एवं दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी तथा पूर्व दिशा में थाईलैंड स्थित है। म्यांमार की राजधानी नायपता तथा मुद्रा क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय का संबंध म्यांमार से है। आंग सान सू की संबंध म्यांमार से है। आंग सान सू की संबंध म्यांमार से है। आंग सान सू की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए अपने अहिंसक संघर्ष के लिए उन्होंने 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। लोकतंत्र और मानवाधिकार अपने अहिंसक संघर्ष के लिए उन्होंने 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता था। 2021 में सैन्य बलों के तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया और आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया गया। फर्जी आरोपों के आधार पर उसे कल 8 साल जेल की सजा सुनाई गई। फिर देखिए, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। 1885 में भारत के साथ मिला लिया गया था। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इसे फिर से अलग कर दिया गया था। तो उस टाइम वीडियो में लाइन कट गया था, इसी से फिर से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे मर्ज कर दूंगा। तो चलिए 6.4 क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस शहर में दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली में। भारत के किस शहर में दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? दिल्ली। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के आंतरिक प्रवासियों की कुल संख्या 45.36 करोड़ है। ये देश की जनसंख्या का लगभग 37% है। ठीक है, 37% है। देश की सबसे ज्यादा प्रवास महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा राज्य में हुआ है। देश में सबसे ज्यादा प्रवास महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा राज्य में हुआ है। कुल प्रवासियों में उत्तर प्रदेश 25% और बिहार 14%, राजस्थान 6%, मध्य 5%। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लॉकडाउन के बाद सर्वाधिक प्रयास दिल्ली जैसे शहरों में देखा गया है। दिल्ली शहरों में देखा गया। लॉकडाउन के बाद सर्वाधिक प्रवास दिल्ली शहर जैसों में देखा गया। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 से किया गया था। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय इन देशों में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमीरात, अमेरिका, सऊदी अरब। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2020 में दुनिया के अलग अलग देशों से करीब 1.8 करोड़ भारतीय रहते थे। इस मामले में भारतीय दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं। यहाँ भारतीयों को 33.1 लाख है। इसके बाद अमेरिका में 23 लाख प्रवासी रहते हैं। खाड़ी देशों में कुल 89 लाख भारतीय हैं। मणिपुर की राजधानी है उखरुल, इम्फाल, शिलोंग, पणजी। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर लोकटक झील के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर लोकटक झील के लिए प्रसिद्ध है।
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में है, जिनका नाम केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। नोट, मणिपुर के बारे में आगे चर्चा किया जाएगा। 8.6 क्वेश्चन देखेंगे, किसे नवाबों का शहर कहते हैं? वाराणसी, इलाहाबाद, दिल्ली या लखनऊ? तो किसे नवाबों का शहर कहते हैं? लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। प्रयाग, ईश्वर का निवास स्थान। पंजाब, 5 नदियों की भूमि। मुंबई, 7 टापुओं का नगर। पानीपत, बुनकरों का शहर। बेंगलुरु, अंतरिक्ष का शहर, इलेक्ट्रॉनिक शहर। कोलकाता, डायमंड हार्बर। मुंबई, मंदिरों त्योहारों का नगर। गुजरात, साल्ट सिटी। केरल, मसालों का बगीचा। श्रीनगर को झीलों का नगर। सिक्किम को फल उद्यानों का स्वर्ग। मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश। कर्नाटक, मलई का देश। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। तो ये कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में जरूर पूछेंगे आपको, तो वो अच्छे से देख लीजिएगा बार बार। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। डिब्रूगढ़, भारत का चाय का शहर। हैदराबाद, मोतियों का शहर। जयपुर, गुलाबी का शहर। जमशेदपुर, इस्पात नगरी, भारत का पिटासबर्ग, स्टील नगरी। 9.7 क्वेश्चन देखेंगे, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो ये झारखंड में रहता है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह भील है। भारत की सबसे जनजाति समूह भील है। बिरसा मुंडा के जन्म तिथि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस एवं जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर को झारखंड दिवस एवं जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है? तो आगे भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है? तो 5.5 घंटा आगे है। तो विश्व का मानक समय 0 डिग्री देशांतर से लिया गया है। इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से गुजरता है। ग्रीनविच और भारत के समय के बीच 5.5 घंटा का अंतर है। भारत पूर्वी देशांतर में है, इसलिए भारत का समय ग्रीनविच से आगे है। भारत पूर्वी देशांतर में, इसलिए भारत का समय ग्रीनविच से आगे है। ग्रीनविच से आगे है। रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सी है? तो मार्च है। रबी फसलें, जिन्हें शीतकालीन फसलें के रूप में भी जाना जाता है। रबी फसलें, जिन्हें शीतकालीन फसलों के रूप में भी जाना जाता है। ये ऐसे कृषि फसल हैं जो सर्दियों में बोई जाती है और वसंत ऋतु में काटी जाती है। सर्दियों में बोई जाती है, वसंत ऋतु में काटी जाती है। रबी की फसलें सर्दियों की शुरुआत में अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाती है और मार्च अप्रैल के आसपास काटी जाती हैं। रबी की फसलें सर्दियों की शुरुआत में अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूँ, चना, टमाटर, सरसों, अलसी, ये सब देख लीजिएगा। 12 में देखेंगे। 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार है जो यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। इसका आंसर देखिए, हरिद्वार गंगा नदी किनारे है। गंगा नदी पहाड़ी इलाकों से समतल मैदान में हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर वाराणसी, हरिद्वार और कानपुर, पटना, भागलपुर, मुंगेर, कन्नौज इत्यादि। वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर, पटना, मुंगेर, कन्नौज इत्यादि। गंगा नदी पर बसे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी पर बसे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी सबसे लंबा उत्तर प्रदेश में बहती है। गंगा नदी सबसे लंबा उत्तर प्रदेश में बहती है।
गंगा नदी बिहार में सबसे लंबा पटना में बहती है। बिहार में सबसे लंबा पटना में बहती है। गंगा नदी सबसे सबसे लंबा उत्तर प्रदेश में बहती है। गंगा नदी बिहार में सब पटना में बहती है। नदियों के किनारे वैसे प्रमुख शहर यमुना नदी के किनारे मथुरा, दिल्ली, आगरा, ब्रह्मपुत्रा के आगे गुवाहाटी, मांडवी, डिब्रूगढ़, सरयू, अयोध्या, गोमती, जौनपुर, लखनऊ, चंबल, ग्वालियर, कोटा, स्वर्णरेखा नदी, जमशेदपुर, सतलुज, लुधियाना, रामगंगा, बरेली, मुरादाबाद, इंद्रावती, जगदलपुर, मुंशी, हैदराबाद, गोदावरी, नासिक, नांदेड़, ताप्ती। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है? असम। असम है जो चाय का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक है। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। असम में उत्पादित चाय का लगभग 52% लखीमपुर, कानपुर में 13 जिलों में होता है। 52%। असम के बाद चाय उत्पादन में दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। असम के बाद चाय उत्पादन में दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होता है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होता है? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होता है। चाय की खेती पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है। पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक चाय चीन में होता है। विश्व में सर्वाधिक चाय चीन में होता है। ठीक है, सर्वाधिक चाय चीन में होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर। महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में महानदी पर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में महानदी पर है। यह भारत एवं विश्व का सबसे लंबा नदी है। यह भारत एवं विश्व का सबसे लंबा नदी है। कौन? महानदी। भारत एवं विश्व का सबसे लंबा नदी महानदी। महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। हीराकुंड को उड़ीसा का सुख कहा जाता है। हीराकुंड को उड़ीसा का सुख कहा जाता है। बिहार का सुख कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का सुख दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का सुख दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का सुख दामोदर नदी को, बिहार का सुख कोसी नदी को, और हीराकुंड को उड़ीसा का सुख कहा जाता है। 15.4 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। सिक्किम हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की सीमा उत्तर में तिब्बत, चीन में, पश्चिम में नेपाल से, दक्षिण पूर्व में भूटान से तथा दक्षिण में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, सिक्किम की सीमा उत्तर में तिब्बत, चीन से, पश्चिम में नेपाल से, दक्षिण पूर्व में भूटान से तथा दक्षिण में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। मिजोरम, बांग्लादेश व म्यांमार की सीमा स्पर्श करती है। असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। मिजोरम, बांग्लादेश व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करती है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से व केवल उत्तर पूर्व में यह असम की मिजोरम से जुड़ा है।
जुड़ा है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? हिंदू कुश। हिंदू कुश ये है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? हिंदू कुश। यह हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। पश्चिमी सीमा बनाती है। हिंदुकुश पर्वत भारत के उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से अलग करती है। हिंदुकुश श्रेणी पाकिस्तान के सर्वोच्च चोटी है। हिंदुकुश श्रेणी पाकिस्तान के सर्वोच्च चोटी है। खैबर दर्रा। खैबर दर्रा हिंदुकुश पर्वत में स्थित है। खैबर दर्रा हिंदुकुश पर्वत में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1750 मीटर है, जो महादेव पर्वत में स्थित है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य में हिमालय में स्थित है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में ही स्थित है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। जवाहर सुरंग भी पीर पंजाल में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। यह अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी पर स्थित है। 12 प्रश्न देखेंगे नदियों का सोचते हैं। 18.7 क्वेश्चन देखेंगे। 18.7 क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ में स्थित है। भारत में पहला रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। भारत का पहला रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। भारत में पहला रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। इसका निर्माण नेक चंद सैनी ने करवाया था। इसका निर्माण नेक चंद सैनी ने करवाया था। चंडीगढ़ का पहला रॉक गार्डन नेक चंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ का पहला रॉक गार्डन नेक चंद के गार्डन के नाम से जाना जाता है। यह सुखना झील के पास स्थित है। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ है जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। यह पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। इसे सुंदर शहर कहा जाता है। ली कोर्ब्यूजिए चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। ली कोर्ब्यूजिए चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। रांची में एक रॉक गार्डन है। यह अल्बर्ट अक्का चौक से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रांची में एक रॉक गार्डन है। देखेंगे विवेकानंद स्मारक शिला। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु की कन्याकुमारी में से समुद्र में स्थित एक स्मारक है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? तो कृषि। भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का कृषि क्षण ने आरंभ किया था। एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर भारत में प्रथम सहकारी श्रेणी समिति अधिनियम 1904 में लाया गया। भारत में सहकारी आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुआ। भारत में सहकारी आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुआ। भारत में पहली सहकारी समिति कर्नाटक के गडग जिले में
सानिहाल गांव की कृषि सहकारी समिति थी। यह समिति 8 मई 1905 को बनी थी। यह समिति 8 मई 1905 को बनी थी। भारत में सहकारी आंदोलन की जनक। भारत में सहकारी आंदोलन की जनक एफ निकोलस। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक एफ निकोलस। ठाकुर प्यारेलाल सिंह। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक थे एफ निकोलस ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और सिद्धनाथ गौड़ा सन्ना रामगौड़ा पाटिल। सिद्धनाथ गौड़ा और रामगौड़ा पाटिल। सहकारी समिति कोऑपरेटिव। सहकारी समिति उन लोगों को एक स्वैच्छिक संघ है जो अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। सहकारी समिति उन लोगों को एक स्वैच्छिक संघ है जो अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह एक व्यवसाय या संगठन है जो इसके लिए काम करने लोगों द्वारा चलाया जाता है। यह एक व्यवसाय संगठन है जो इसके लिए किया जाता है। चलाया जाता है और वे उसके मुनाफे का साझा करते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, सहकारी समिति स्व सहायता और पारिश्रमिक सहायता के सिद्धांतों पर काम करती है। एक अनुमान के अनुसार देश में 6 लाख सहकारी समितियां सक्रिय हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में 6 लाख सहकारी समितियां सक्रिय हैं। इनसे अरबों लोगों को रोजगार मिला है। ये समितियां अधिकांश क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन कृषि, उर्वरक और दूध उत्पादन में इनकी भागीदारी सबसे अधिक है। कृषि और उर्वरक भागीदारी सबसे अधिक है। अब बैंकिंग क्षेत्र में सहकारी समितियों की संख्या बढ़ रही है। अब बैंकिंग क्षेत्र में भी सहकारी समिति की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण संगठित क्षेत्र से प्राप्त होता है, जिसमें व्यावसायिक बैंक की सबसे बड़ी भूमिका है। लेकिन भारत में आज भी 35% ऋण असंगठित क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। सिंदरी में किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था सिंदरी में। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट सिंदरी में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट सिंदरी में स्थापित किया गया था। सिंदरी उर्वरक प्लांट की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। सिंदरी उर्वरक प्लांट की स्थापना 1951 में किया गया था। सिंदरी झारखंड के धनबाद जिले में है। सिंदरी का नाम स्थानीय आदिवासियों ने सिंदूर रंग की मिट्टी की वजह से दिया था। सिंदरी का नाम स्थानीय आदिवासियों ने सिंदूर रंग की मिट्टी की वजह से दिया था। तकनीकी तौर पर यहाँ की मिट्टी का प्रकार लेटेराइट है, जो एक सिंदूर रंग या लाल रंग के जैसा होता है। तकनीकी तौर पे यहाँ मिट्टी लेटेराइट है, जो एक सिंदूर रंग लाल के जैसा होता है। भारत मिट्टी में 3 प्रकार पोषक तत्व की कमी होता है। भारतीय मिट्टी में 3 प्रमुख पोषक तत्व की कमी होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। NPK का सही अनुपात में 4:2:1 के अनुसार होना चाहिए। भारत में फसलों को नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया के माध्यम से किया जाता है। भारत में फसलों को नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया के माध्यम से किया जाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र है CONH2CO। यूरिया का रासायनिक सूत्र है CONH2CO। भारत
यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था। प्रयोगशाला में बनाए गए प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था, जिसे बोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। बोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। भारत में उर्वरकों में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक यूरिया है। भारत में उर्वरकों में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक यूरिया है। भारत पोटाश में मुख्यतः आयात पर निर्भर है। भारत पोटाश में मुख्यतः आयात पर निर्भर है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। 21.3 क्वेश्चन देखेंगे। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। भारत में मुक्त केसर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। मुक्त केसर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में करेवा मिट्टी पाया जाता है। करेवा मिट्टी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में करेवा मिट्टी पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक केसर का उत्पादन ईरान में होता है। विश्व में सर्वाधिक केसर का उत्पादन ईरान में होता है। विश्व में सर्वाधिक केसर का उत्पादन ईरान में होता है। प्रमुख फसलों का उत्पादन में भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल जूट चावल उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। असम चाय के उत्पादन में पहले स्थान पर। असम है जो चाय के उत्पादन में पहले स्थान पर है। पश्चिम बंगाल जूट चावल के उत्पादन पहले स्थान है। जूट और चावल के स्थान है पहले स्थान पर है। राजस्थान बाजरा के उत्पादन में पहले स्थान पर। राजस्थान बाजरा के उत्पादन में पहले स्थान पर। कौन से? बाजरा। मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गन्ना गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश है जो गन्ना और गेहूं के उत्पादन पहले स्थान पर है। कर्नाटक कहवा रेशम के उत्पादन में पहले स्थान पर है। कर्नाटक कहवा रेशम के उत्पादन में पहले स्थान पर है। जूट के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। जूट के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। जूट के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश दूसरे स्थान पर। भारत में जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थापना पर, बिहार दूसरे स्थान पर है। 22.4 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न वाक्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। कथन ए में कह रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। तर्क आर, हिमालय नदियों का उद्गम का स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो देखेंगे ए और आर दोनों सही है या आर ए की पुष्टि करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत क्या है? हिमानियों में स्थित है। यही कारण है कि उत्तर भारत की नदियां 12मासी हैं। क्योंकि ग्लेशियर से सालों भर जल प्राप्त होता रहता है। सालों भर जल प्राप्त होते रहता है। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमालय से ही निकलती है और ये सभी नदियां नवीन नदियां हैं। उत्तर भारत के अधिकांश नदियां हिमालय से ही निकलती है। ये नदियां अपने मार्ग से विसर्पियाकार की घाटी गार्ड का निर्माण करती हैं। ये नदियां विसर्पियाकार एवं गार्ड का निर्माण करती है।
उत्तर भारत का अधिकांश नदियाँ हिमालय से ही निकलती है और ये नदियाँ नदियाँ नबी नदियाँ हैं। ये नदियाँ अपने मार्ग से विशाल भी आकार की घाटी गाढ़ का निर्माण करती हैं। हिमालय अपवाद तंत्र की नदियों की बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र में प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में काफी विस्तृत है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने सहायक नदियों के साथ ही बंगाल की खाड़ी में गिराती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने सहायक नदियों के साथ बंगाल की खाड़ी में गिराती है। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ बरसाती, ये नदियाँ पुराने नदी की श्रेणी में आते हैं। 23.5 देखेंगे, 23.5 क्वेश्चन देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक पहुँचती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर चीन, भारत एवं बांग्लादेश डेल्टा तक पहुँचती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर चीन, भारत और बांग्लादेश डेल्टा तक पहुँचती है। यह नदी तिब्बत से मानसरोवर झील के निकट चिमांगुदु हिमनद से निकलती है। यह नदी तिब्बत से मानसरोवर झील के निकट आती है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत से सांगपो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में यमुना नदी पर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो से जाने जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग से जाने जाते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र से जाने जाते हैं। बांग्लादेश में यमुना से नदी से जाने जाते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्रा नदी विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो भारत एवं बांग्लादेश के बीच विस्तृत है। इसका निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। सुंदरबन डेल्टा है और इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, 2900 किलोमीटर है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, 2900 किलोमीटर है। भारत से बहने वाले 3 प्रमुख नदियां ऐसी है जिनका उद्गम भारत में नहीं होता है। भारत से बहने वाली 3 प्रमुख नदियां ऐसी है जिनका उद्गम भारत से नहीं होता है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर में चिमयांग से होता है। सिंधु नदी, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर पोखर झील से होता है। सतलज नदी, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। सतलज नदी, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से राक्सताल से होता है। 24.6 क्वेश्चन देखेंगे आप। 24.6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो ताइवान है जो भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है। ताइवान का सीमा भारत के साथ नहीं लगता है। ठीक है। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ मिलती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार भारत के साथ ही सीमा साझा करने वाले इन देशों की स्थलीय सीमा की लंबाई है। बांग्लादेश
बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से एवं सबसे कम अफगानिस्तान से लगाता है। भारत के स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश एवं सबसे कम स्थलीय सीमा से लगाता है। भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाला देश मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया है। भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाला देश मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया और इंडोनेशिया हो गया। भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से एवं सबसे कम अफगानिस्तान से लगाता है। भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से एवं सबसे कम अफगानिस्तान से, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से सबसे कम अफगानिस्तान से लगाता है। 25.7 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नु बजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है? ये सिंधु नदी पर है। निम्बू बांध निम्न कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी पर है। निम्बू बाजको नामक बांध सिंधु नदी पर है। निम्बू बाजको बांध सिंधु नदी पर है। यह बांध लद्दाख संघीय प्रदेश के लेह जिले में अवस्थित है। यह बांध लद्दाख लेह जिले में अवस्थित है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है 1939 में। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। विश्व का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना टेनिस नदी घाटी परियोजना है। विश्व का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना टेनिस नदी घाटी परियोजना है जो 1933 संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोयना बांध भारत के महाराष्ट्र राज्य में सतारा जिले में कोयना नदी पर एक बांध है। कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में कोयना नदी पर एक बांध है। कोयना बांध महाराष्ट्र में है। कहने का अर्थ क्या? महाराष्ट्र में है। नदी बांध के पीछे एक बड़ा जलाशय बना है। नदी बांध के पीछे एक बड़ा जलाशय बना है जिसे शिव सागर सरोवर के नाम से जाना जाता है। नदी बांध के पीछे कोयना नदी बांध के पीछे एक जलाशय बना है जिसे शिव सागर सरोवर के नाम से जाना जाता है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। बराकर नदी और दामोदर नदी का मुख्य सहायक नदी है। यह झारखंड के हजारीबाग जिले में पदमा के पास से निकलती है। यह झारखंड के हजारीबाग जिले में पदमा के पास निकलती है। बराकर नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। तिलैया बांध, मैथन डैम, भालपहाड़ी डैम। मुल्लाई पेरियार बांध भारत के राज्य के केरल में गुरुत्वीय बांध में है। 26.8 क्वेश्चन देखेंगे। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश। भारत में कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर करता है। भारत में सर्वाधिक सिंचित भूमि का प्रतिशत पंजाब राज्य में है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन ट्यूबवेल, तालाब, कुआं, नहर। भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल नलकूपों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। तमिलनाडु में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई कुओं एवं नलकूपों से होता है। उसके बाद नहर से, उसके बाद तालाब से सिंचाई भारत में की जाती है। 27.9 क्वेश्चन देखिए। पौधे मिट्टी में
घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते हैं। तो मुक्त नाइट्रोजन में इसका आंसर मुक्त नाइट्रोजन में पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तन मुक्त नाइट्रोजन से कर देते हैं। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरियम, कोलोस्टोरियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं और मिट्टी दूषित वायु को नाइट्रोजन में स्थिरीकरण करती है। एनाबीना नॉन स्टॉक जैसे साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम ब्रॉड एनाबीना नॉन स्टॉक जैसे साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम ब्रैडोराइजोबियम जैसे जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनेसी दलहनी पौधे की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय इंटू नाइट्रोजन में स्थिरीकरण करती है। वायुमंडल के नाइट्रोजन को सीधे उसी रूप में नहीं लेते हैं बल्कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। वायुमंडल के नाइट्रोजन को सीधे उसी रूप में नहीं लेते हैं जबकि नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। 28.1 क्वेश्चन देखेंगे। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? ये उद्यान कृषि से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति का संबंध हॉर्टिकल्चर एवं शहद से है। स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। स्वर्ण रेशा का क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति का संबंध कृषि विकास से है। सेरीकल्चर का संबंध कीट पालन से है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी से है। फ्लोरिकल्चर का संबंध पुष्प से है। पोमोकल्चर का संबंध फलों के उत्पादन से है। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से है। तो 29.2 देखेंगे। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील में तैरते हुए छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में खोमरी कहते हैं। यह झील उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। विश्व के एकमात्र तैरता हुआ खादान केवुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में अवस्थित है। लोकटक झील अपनी उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण मणिपुर जीवाणु रेखा कहलाती है। मणिपुर की प्रमुख जनजाति कुकी मुकी मैती है। बॉक्सिंग चैंपियंस सैरी कॉम मणिपुर के ही है। बॉक्सिंग चैंपियंस सैरी कॉम मणिपुर के ही हैं। भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुलर झील है। भारत का सबसे मीठे बड़े पानी का झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। इसे झेलम नदी से पानी प्राप्त होता है। झेलम नदी से पानी प्राप्त होता है। विश्व का सबसे बड़े मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर है। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है 30.3 में देखेंगे। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन सा उत्तर ओर प्रभावित है? सोन है जो उत्तर ओर प्रभावित है। गंगा की सहायक नदी
गंगा की सहायक नदी सोन उत्तर की ओर प्रभावित है। गंगा की सहायक नदी सोन उत्तर की ओर प्रभावित है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर उत्तर दिशा में प्रभावित होती है। पटना दानापुर समूह गंगा जी में मिल जाती है। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रभावित करती है, माने प्रभावित होती है। सोन नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रभावित होती है। अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदी निकलती है, सोन नदी और नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदी निकलती है, सोन नदी और नर्मदा नदी। सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी उत्तर की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और जबकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। जबकि नर्मदा नदी पश्चिम सागर में जाकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार के सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया आदि में प्रभावित होती है तथा कुर्सेल के कटिहार में गंगा से मिल जाता है। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने के लिए जाने जाती है। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने के लिए जाने जाते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। गंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। गंडक नदी को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण प्रभावित होते हुए सोनपुर व हाजीपुर को सीमा बनाते हुए गंगा में मिल जाती है। त्रिवेणी नहर का गंडक नदी से पानी मिलता है। त्रिवेणी नहर को गंडक नदी से पानी मिलता है। त्रिवेणी नहर को गंडक नदी से पानी मिलता है। घाघरा नदी बिहार के सारण जिले के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी से जाके मिल जाती है। भारत का कौन सा राज्य है सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा जो सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन का राज्य है। भारत का उड़ीसा राज्य वर्तमान में सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। लौह अयस्क उत्पादन भारत के 4 शीर्ष राज्य हैं: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्कर्स के रूप में स्थापित किया गया था। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने पर कारखाना 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य, अरब, झारखंड, स्वर्णरेखा नदी के घाटी पर नामक स्थान जमशेदपुर टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से बीमेल को चुने। पिरोचिन शिखर अरुणाचल प्रदेश कौन सा है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? पहाड़ियाँ केरल में। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल में है, आंसर भी हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल में है। नीलगिरी पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु में के बीच फैला हुआ है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी रोड़ा बेटा है। इनमें से सही सुमेलित करें। ओरिचन शिखर अरुणाचल प्रदेश में, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, खाजुराहो जम्मू और कश्मीर में है।
सह्याद्री कर्नाटक में है। तमिलनाडु हिमालय के दक्षिण तिब्बत में भूटान भारतीय राज्य के उत्तरी हिस्से सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ियों की श्रृंखला है। पश्चिमी घाट का स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अनाईमलाई का इलायची कंडियम पहाड़ी किसी नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ अनामलाई और पलानी पहाड़ियों के संशोधित वनों को छोड़ा जाता है। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी जो भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। साइलेंट वैली मुख्य घाटी केरल में है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। खारदुंग दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख कोले जिले में है। यह दर्रा लद्दाख सीमा पर के उत्तर तथा शियोग का नूरबो घाटियों का प्रवेश द्वार है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही का चयन करें। तो बी ऐसा देखेंगे, दाल का हो जाएगा टेक्टोनिक, दाल का हो जाएगा टेक्टोनिक, अष्टमुड़ी का अनपच झील, गोहन का भूस्खलन, लोनार का ज्वालामुखी पहाड़ी का मुल्क। झील जल का स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा होता है। झील जल के स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा होता है। लैगून अथवा झीलों का निर्माण तब होता है जब समुद्री जल का भाग बालू चट्टान के अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा जल अलग हो जाता है। जैसे अष्टमुड़ी, वैनानाद, पुलिकट, चिल्का झील आदि। हिमानी नदी हो जाएगा हिमानी द्वारा निर्मित झील हिमनद अथवा हिमानी के अपरदन से निर्मित होती है। हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हिमनद अथवा हिमानी के अपरदन से निर्मित होती है। जैसे नैनीताल, भीमताल, राकसताल, शिवराजताल निर्मित है। असम में गोहन झील पाई जाती है। जो भूस्खलन से निर्मित झीलें हैं, क्योंकि पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े शिलाखंडों के गिरने से कभी कभी नदियों में मार ले जाते हैं, जल एकत्र हो जाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील ग्रेटर झील महाराष्ट्र के बुल्ढावाना जिले के लोनार झील में स्थित है। लोनार झील, कोयल झील, गोरवाड़ा झील, सनेवालो सरोवर झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? गर्म पानी का स्रोत राजगीर में। गर्म पानी के स्रोत राजगीर में स्थित है। राजगीर में ब्रह्मकुंड विहार का साधु पुष्प जल कुंड है। राजगीर में ब्रह्मकुंड विहार का कुंड है। इसके जल का तापमान 87 डिग्री है। जो राज्य नहर सिंचाई पर साबित आश्रित है वह है उत्तर प्रदेश। जो राज्य नहर सिंचाई पर साबित आश्रित है वह है उत्तर प्रदेश। नहरों द्वारा देश के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम भाग उत्तर प्रदेश में है।
अन्य प्रमुख राज्य जहाँ नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है वे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार में है। उत्तर प्रदेश नहर की सिंचाई के साथ साथ ट्यूबवेल सिंचाई के लिए भी अग्रणी है। तो पढ़ में क्या है? भारत में सिंचाई कुएं एवं ट्यूबवेल नलकूपों से 56%, नहर में टैंक अन्य वर्तमान समय में कुआं भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। इसको सतलज नदी पानी मिलता है। भारत के वह सुदूर पूर्व में जो देश की सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है म्यांमार है। भारत का सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगाता है 4096 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगाता है 106 किलोमीटर। गारो जनजाति कहाँ है? मेघालय में। गारो जनजाति कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। गारो खासी जनजाति, नवाक जनजाति पहाड़ी मेघालय में पाया जाता है। यह सभी जनजाति झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय जीवित जड़ के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसरोवर मेघालय है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर का तिब्बत में है। भारत में कुल सिल्क के मजदूरों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कितना प्लेस हो गया? पढ़ेगा कितना बजे सोइएगा रोज? कितना बजे सोइएगा? कितना टाइम हुआ? 2 बजे फिर आ जाएगा। 2 बजे हो जाएगा। रहने देते हैं।